दर्पण इतिहास का आप सभी को इतिहास बतलाने, सोए हुए को नींद से जगाने, वीरों का जो इतिहास आपने भुला दिया है उसी इतिहास के पन्नों से सच बताने हम लेकर आए हैं रेवा टीवी डिजिटल मीडिया का खास कार्यक्रम दर्पण इतिहास का। जो लोग डिविजिव पॉलिटिक्स करके ही जीवंत रह सकते हैं, उनके वीर सावरकर समय बड़े दुश्मन हैं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसके दो मूल कारण थे। एक कांग्रेस की जो नीति थी हिंदू मुस्लिम एकता की, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट। वीर सावरकर जो है वो देश की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक थे। उस टाइम में जो बंदूक बनाने की फैक्ट्री होती थी उसके अंदर चाय बनती थी। उस टाइम के नेताओं को ही लगता था कि इसमें बंदूक की जरूरत ही नहीं है हमको। मेरा प्रश्न ये था कि जहां हम बात करते हैं कि अखंड भारत की, तो कहीं ना कहीं सावरकर जी भी यही चाहते थे। जैसा कि आपकी बुक में है, आपका कहना है कि अखंड भारत, वो विभाजन नहीं चाहते, लेकिन उनका नाम लिया जाता है कि टू नेशन की बात उन्होंने की, देश को तोड़ने की बात उन्होंने की। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कहाँ देखते हैं वीर सावरकर जी? इसमें हमने हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सावरकर हिंदुत्व, तो सभी चीज आ जाती है इसके अंदर। देखिए ऐसा है कि पहले तो जो सावरकर जी को बदनाम करते हैं उनके मंसूबे क्या, ये जानना जरूरी है। जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, जो लोग डिविजिव पॉलिटिक्स करके ही जीवंत रह सकते हैं, उनके वीर सावरकर समय बड़े दुश्मन है। आप समझे? उनकी तो आवश्यकता है। अगर वीर सावरकर की विजन हमारी नई पीढ़ी के अंदर फैल गई तो ये जो विभाजित भारत पे जो लोग जिनका पोषण है उनकी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी, उनकी आइडियोलॉजी ही समाप्त हो जाएगी। तो वो बदनाम करते हैं, उनका एक प्लान है। लेकिन वीर सावरकर का हिंदुत्व क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। जब 1938 में वीर सावरकर लाहौर गए तो वहां पे पत्रकारों ने उनसे पूछा, उस टाइम पे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हो? उस टाइम पे जो उन्होंने उत्तर दिया वो जानना बहुत जरूरी है हमारे। उन्होंने कहा पत्रकारों को कि आपका प्रश्न ही गलत है। मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। वेल, जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। जहां जिन्ना ज्यादा से ज्यादा रिहाई चाहते हैं मुसलमान कम्युनिटी के लिए, हिंदुओं को हनन करके, वहां मैं समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। इन्होंने जवाब दिया। फिर 1939 के अंदर शिया मुसलमान थे कुछ लखनऊ के, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। देशभक्त थे वो, जो भी गौ हत्या करेगा मुसलमानों के अंदर वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। तो जब सावरकर ने पढ़ा इसे तो सावरकर ने स्टेटमेंट इशू किया, उसको वेलकम करते, उसका स्वागत किया। और जो शिया नेता थे जिन्होंने ये प्रस्ताव पास किया था उनको उन्होंने लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा? उसमें दो प्रस्ताव में दो पार्ट थे उसके। एक था कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट था उसका कि अगर हिंदू जुलूस निकालते हैं मस्जिद के पास से तो मुसलमान उसका विरोध नहीं करेंगे। उस टाइम पे ये बड़ा मुद्दा था कम्युनल राइट्स का, समझे ना। तो सावरकर ने उसमें एश्योर किया उनको कि आप जब इतनी अच्छी भावना बता रहे हैं, है ना, तो मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। मैं हिंदुओं को कन्विंस करूंगा कि जानबूझ के जुलूस मस्जिद के पास से न निकाले। इतनी उनकी जेन्युइन भावना थी। और दूसरा, तो हिंदू राष्ट्र उनका जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो मैनिफेस्टो था आजाद भारत का, वो भी जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने उसमें कहा है अपने हिंदू मैनिफेस्टो के अंदर कि आजाद भारत में सभी जाति सभी धर्मों के लिए समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना में अगर कोई बाधा डालता है तो जो स्टेट है, मतलब जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंटरवेन करेगा, उनको प्रोटेक्शन देगा जी। लेकिन साथ में वार्निंग देते हैं, लेकिन आजाद भारत के अंदर देश के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। अब 70 साल के, अगर 60 साल की भारत की राजनीति देखें तो पूरे मुस्लिम तुष्टीकरण पे आधारित है। आप देखें कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसके दो मूल कारण थे। एक कांग्रेस की जो नीति थी हिंदू मुस्लिम एकता की, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट,
ठीक है, और दूसरा संपूर्ण अहिंसा। इन दो कारण थे भारत के विभाजन के पीछे, ठीक है। और 1957 में भारत के विभाजन के सिर्फ 10 साल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज के केरला में केरला मुस्लिम लीग के साथ एक इलेक्टोरल अलायंस किया। मतलब जिन लोगों ने भारत का विभाजन करवाया था उनके साथ में ही कांग्रेस ने हाथ मिला लिए 10 साल के अंदर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इस समय बड़ा प्रूफ है कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों का। फिर जो आर्टिकल 30 आप देखिए, आर्टिकल 30 के अंदर जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट के आधारित स्कूल होते हैं, वो अगर हिंदू अगर कोई स्कूल चला रहा है तो वो पंडित नहीं रह सकता गीता पढ़ाने के लिए। पर मुसलमान का अगर स्कूल है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वो मौलवी रह सकता है, उसका पगार ही, मौलवी का पगार भी सरकार देगी। तो ये बहुत सारे ऐसे वो हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आज आप सेक्युलरिज्म की बात करते हो, सबसे बड़ा जो एक हनन है सेक्युलरिज्म का, ट्रू सेक्युलरिज्म का, वो ये है कि आज सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हो। तो ऐसी कई चीजें। तो वीर सावरकर जो है वो देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक थे। वो ट्रू हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब उनका ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदू ही बलिदान नहीं देगा, मुसलमान भी देंगे जी। उसके समय बड़े हिमायती थे। और यही कारण है कि जो पैन इस्लामिस्ट हैं, जो पार्टी पैन इस्लामिज्म से प्रभावित है हिंदू मुस्लिम वोटों के लिए, वो सावरकर का विरोध करती है। सावरकर टू नेशन थियरी के समर्थक थे कि सब बड़ा झूठ है, उनको बदनाम करने का समय तरह प्रयास है। में वीर सावरकर वो भारत की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक है। सावरकर जी के विचारधारा पे अगर भारत की हम अर्थनीति की बात करें, कूटनीति की बात करें या रक्षा नीति की बात करें, अगर भारत उनके विचारधारा के आधार पर बनाता तो क्या होगा? और आज इन नीतियों पे वीर सावरकर जी को आप कितनी छवि देखते हैं इन नीतियों पर 2014 के बाद से? नहीं, 2014 के बाद में हमने तो कहा है कि सावरकर युग का प्रारंभ हो चुका है। ये जो देखिए एफआरसी के अंदर जो हो रहा है अभी, जो फॉरेन फंड्स आते थे, ऐसे संस्था जो कन्वर्ट करती हैं, ऐसी संस्थाएं जो समाज विरोधी काम करती हैं, पैन इस्लामिज्म का काम करती हैं, उनके फंड तो रोक दिए ना सरकार ने, है ना। जाकिर नायक, उस पर कोई स्टेप नहीं लिए गए, समझे ना। तो उसके सामने स्टेप तो नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए ना, समझे ना। राम मंदिर के द्वार खुला, मेरा राम मंदिर का, मैं सेक्युलरिज्म के अंदर राम मंदिर को बहुत बड़ी टेस्ट मानता हूँ, एक विचारक के रूप में, एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति के रूप में मैं ये मानता हूं कि मुसलमानों को अगर पाकिस्तान दे, देखिए आपको समझना पड़ेगा एक बात कि पाकिस्तान जो बना उसके अंदर मेजोरिटी मुसलमान का समर्थन था, भारतीय मुसलमानों का। ये जो मुसलमान भाई हमारे कहते हैं कि हम यहाँ रह गए इसके लिए हम देशभक्त, बात गलत है। क्योंकि 1945-46 का जो इलेक्शन हुआ, सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के, ऐसे दो इलेक्शन हुए आजादी के पहले, उसके अंदर तो वोटिंग परसेंटेज कम था। मुसलमानों का 20% था, हिंदुओं का 25% था। लेकिन 20% में से 87% मुसलमानों ने वोट दिया मुस्लिम लीग को। अब प्रोरेटा हम इसको 100% मुसलमानों पे उसको लागू न करें, फिर भी ये एक संकेत मिलता है कि मेजॉरिटी मुसलमान देश के थे, वो विभाजन चाहते थे, वो पाकिस्तान चाहते थे। आप समझे। तो ये बातें देश के सामने आई नहीं अभी तक, और ये बातें हमने देश के सामने लाने का प्रयास किया है जी। क्या था आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न ये था कि अगर भारत अपनी अर्थनीति, कूटनीति या फिर रक्षा नीति बनाता है सावरकर की विचारधारा पे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और आज आप सावरकर के कितनी छाप देखते हैं इन नीतियों पर? नहीं, मैं तो मेजोरिटी छाप देखता हूँ, सावरकर की बड़ी छाप देखता हूँ सरकार के ऊपर। जहां तक राष्ट्रीय, देखिए सावरकर का जो संदर्भ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का है और कूटनीति का है ना। जैसे कि मैं थोड़ा एक और बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जितने भी आपत्तियां भारत पे आई,
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके गए 70 सालों में उन्हीं सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर जी ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी। आसाम आसाम की बात करें अपन, ठीक है, तो आसाम के अंदर जो ईस्ट बंगाल के मुसलमान आके बस रहे थे ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर, उस टाइम पे वीर सावरकर आसाम के बाहर के पहले नेता थे जिन्होंने वार्निंग दी थी कि ये जो मुसलमान आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, ये आसाम की संस्कृति और भारत की उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा नेचर एबॉर्स वैक्यूम, मतलब जहां खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। तो उस टाइम पे सावरकर ने उसका उत्तर दिया, प्रति उत्तर दिया। सावरकर जी ने कहा, अपनी उनकी शैली बोलने की बड़ी कठोर थी उनकी, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का जो पर्यावरण का ज्ञान है बड़ा निम्न कक्षा का है। नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस, पर्यावरण जहरीली गैस का भी विरोध करता है। उस टाइम पे लोगों को कठोर लगा होगा, लेकिन आज देखें उस टाइम पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी असम में वो 12% थी, आज 35% से भी ऊपर है। और उसमें से बड़ा तबका वहां भी बन चुका है देवबंद मदरसा और तबलीग जमात के प्रचार के कारण, आप समझे। तो ऐसे ही चाइना की बात करें तो चाइना के बारे में, चाइना, आज का चाइना का गठन हुआ था 1948 में, है ना। उस टाइम पे चाइना आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से भारत के बहुत पीछे था। 1952 में सावरकर ने देखा कि चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे निकल चुका है। उस टाइम पे सावरकर ने वार्निंग दी देश के नागरिकों को और खास करके युवाओं को। उन्होंने कहा कि ये सरकार आपको बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। उसमें क्या परिस्थिति थी उस टाइम पे जानना होगा, हमारी जो युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। उस टाइम पे जो बंदूक बनाने की फैक्ट्री होती थी उसके अंदर चाय बनती थी। उस टाइम के नेताओं को ही लगता था कि इसमें बंदूक की जरूरत ही नहीं है, हमको किसका विरोध कर रहे हैं, हमको कौन अटैक करेगा। तो वहां पे चाय बनती थी, ये हालत थी, आप समझे। तो उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि बहुत खतरनाक परिस्थिति है, चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे निकल चुका है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, आगे जाके हमें हमारे लिए खतरा पैदा करेगा। क्योंकि 1950 में चाइना तिब्बत को हड़प चुका था, संकेत तो चाइना ने दे दिया था, समझे ना। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भारत को अणुशक्ति बनना चाहिए, ये सावरकर ने कहा 1952 में। 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू एक पंचशील नाम का मंत्र लेके आए भाईचारे पे आधारित, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 5 मंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर उसका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने वार्निंग दी। सावरकर ने कहा कि इस टाइप की चिकनी चुपड़ी बातें करना चाइना के साथ तिब्बत को हड़प लेने के बाद खतरे से खाली नहीं है। अगर यही पॉलिसी चलती रही कूटनीति की चाइना के साथ में, तो मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा आगे जाके चाइना भारत पे आक्रमण करके भारत की जमीन हथिया ले। और 8 साल के बाद उनकी भविष्यवाणी सही पड़ी। ये भविष्यवाणी और 2 लोगों ने की थी, परम पूज्य गुरु गोलवलकर, आरएसएस के द्वितीय संचालक, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी, आप समझे। फिर उसी टाइम पे एक और स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया। उन्होंने कहा कि देश के जो युवा पीढ़ी थी उनको कहा, उन्होंने कहा कि आह्वान किया देश को। उन्होंने कहा कि जो चाइना का भारत का पंचशील है वो है माला करने के जो मणके होते हैं वो, समझे आप। और चाइना का पंचशील है वो है बॉम्ब, वो है मिसाइल, वो है सबमरीन, वो है मशीन गन, वो है टैंक। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देश हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं तो हमें ऑक्सीजन बॉम्ब बनाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज के ऊपर सैनिक की शक्ति इट इज द की डिसाइडर ऑफ ए नेशंस ग्रेटनेस। जी, देश कितना भी अच्छा हो, संस्कृति में स्ट्रांग हो, कल्चर में स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो सैनिक के रूप से अगर वो पावरफुल नहीं है तो उसको कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा दाखला है तालिबान। तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया, ठीक है, लेकिन तालिबान चाइना के सामने कुछ नहीं कर पा रहा है। आप देखिए उइगुर मुसलमानों पे, उइगुर जो प्रोविंस है वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, उस पर भयंकर अत्याचार चाइनीज आर्मी करती है मुसलमानों पे, उइगुर मुसलमानों पे, लेकिन तालिबान की हिम्मत नहीं कि चाइना को चैलेंज करे। इसको डर लगता है कि इतनी बड़ी शक्ति, अमेरिका तो 20,000 मील दूर है,
लेकिन ये तो बिल्कुल बगल में है। अमेरिका 17-18 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन तो मेरे बगल में है। इनसे मैंने अगर लगा लिया तो वो तालिबान जो हिंदू हकों का अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति गिनता है, उसकी चाइना के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। इस समय बड़ा प्रमाण है सावरकर की स्टेटमेंट का कि मिलिट्री स्ट्रेंथ इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ द नेशन ग्रेटनेस। इसका जो मैं अर्थघटन करता हूं, ये करता हूं कि भारत को ये बड़ा बोलने का शौक है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मेरा ऐसा कहना है कि हम जब तक महासत्ता नहीं बनते तो सैन्य की शक्ति इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ अ नेशंस ग्रेटनेस, ये कहने वाले सावरकर थे। और बिल्कुल सही बात, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तालिबान का, और मैं मानता हूं कि हम विश्व गुरु बनेंगे कि हम बड़े उससे कहते हैं एक फक्र से, लेकिन हम जब महासत्ता नहीं बनेंगे, मिलिट्री पावर नहीं बनेंगे, तब हम विश्व गुरु भी नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है।